Hello everyone, good evening to all. वेलकम टू आर एस ओनली. होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी. प्रीवियस क्लासेज में मैंने कमेंट देखे थे नीचे आपके. धन्यवाद, आपको अच्छा लग रहा है तो मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कुछ बेहतर करने का. मेरा जितना भी अनुभव है तैयारी करने का, बीइंग एन आर एस ऑफिसर, मैं ये जिम्मेदारी ले पा रहा हूँ कि मैं आपको अच्छा कंटेंट पहुँचाऊँ. ऐसा कंटेंट जो मैं भी खुद यदि पढ़ना चाहूँ तो यही पढ़ूँ. ठीक है. तो पीडीएफ की आप बात कर रहे थे, तो पीडीएफ आप जब ऐप डाउनलोड करोगे उसके अंदर ये जो क्लासेज चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई चार्ज नहीं है इनका. इसके नीचे क्लास के नीचे पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं. और ये क्यूआर स्कैनर दिया हुआ है, इसके माध्यम से भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या आईओएस सॉफ्टवेयर से. यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है आरएस का. और एआई के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन तैयार करके देते हैं, मेहनत बच जाती है. टेक्नोलॉजी का सदुपयोग किया जा सकता है, दुरुपयोग बहुत ज़्यादा है. तो फोकस रहें, तैयारी करें और प्रैक्टिस करें. टॉपिक पे आते हैं सीधे. आज देखिए, आज का टॉपिक है हमारा ब्लड. हम वही साइंस पढ़ रहे हैं जो हमारे दैनंदिन जीवन में उपयोग में आती है. राइट. तो ब्लड आपने सबने देखा है, ब्लड के बिना हम कुछ भी नहीं. हमारा शरीर, ऑक्सीजन भी हमारे पास उपलब्ध है और ब्लड की कमी है शरीर में तो भी जीवन खतरे में है, क्योंकि ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन. राइट. रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करके ऑर्गन्स तक पहुंचाता है. ध्यान रखना, ब्लड का काम सिर्फ लाल दिखाना नहीं है शरीर को कि हमारे रक्त के कारण हम लाल से प्रतीत होते हैं और हमारे थोड़ी ऊर्जा सी नजर आती है, लालिमा नजर आती है. नहीं, इतना नहीं है उसका काम. कॉस्मेटिक नहीं है काम. उसका काम बहुत वाइटल रोल होता है ब्लड का. ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, हमारे पूरे शरीर की पीएच को मेंटेन रखता है, और प्रत्येक ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड करता है. ध्यान रखना, इसका मेन काम ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना है सभी ऑर्गन्स तक. ठीक है ना. और कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है. संयोजी ऊतक है ये. सेल होती है कोशिका, कोशिका से टिश्यू बनते हैं. बायोलॉजी आएगी जब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. अभी मैंने कहा ना, जैसा दे रखा है ऐसा ही लेना है, बहुत ही सरल. तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड है, तरल संयोजी ऊतक है. ठीक है भाई. और क्या काम करता है? ब्लड सर्कुलेट्स ड्यू टू पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट. यदि हार्ट पंप नहीं करेगा तो ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा. जैसे हमारे घरों में हमने पानी के टैंक बनवाए हुए होते हैं, वह पानी भरा हुआ है, तो क्या वो अपने आप ऊपर आ जाएगा? पानी नहीं आएगा जब तक कि या तो हम उसे खींचे नहीं बाल्टी में भर के या किसी भी पात्र द्वारा, या दूसरा उसमें एक मोटर डाल दें और मोटर को चला दे तो पानी नीचे से, कितना भी नीचे है, 100 फीट नीचे से भी ऊपर आ जाएगा. सबमर्सिबल देखे होंगे आपने. तो ऐसे हमारा हार्ट पंप करता है. हमारा हार्ट जब पंप करता है एक निश्चित ब्लड प्रेशर पर, तब क्या होता है? ब्लड पंप होता है, ब्लड सभी ऑर्गन्स तक पहुंचता है. इसलिए ना तो ज्यादा हाई होना चाहिए ब्लड प्रेशर, ना ज्यादा कम होना चाहिए. दोनों ही शरीर के लिए घातक होते हैं, और ये निर्भर करते हैं हमारे क्या, हमारी क्रियाकलापों पे, हमारे भोजन के तरीके पर, कि हमारा ब्लड प्रेशर कैसा रहने वाला है. सो ब्लड नहीं है तो कुछ भी नहीं है. ध्यान रखना. इसलिए ध्यान रखना है हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, पंपिंग ऑफ हार्ट होती रहे अच्छे से. और वो अच्छा खाएंगे, एक्सरसाइजेज करेंगे, घूमेंगे, मस्त रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे तो अच्छा चलेगा हार्ट है जो. ठीक है. तनाव नहीं लेना है. पेपर है एक, आरएस भी एक पेपर ही है. मोड ऑफ लाइवलीहुड करने जा रहे हैं, आजीविका का साधन चाहिए केवल. ठीक है. उसके बाद बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जी बनने के बाद, परंतु मेन लाइवलीहुड का ही है. इतना ही लेना है पेपर को, जिंदगी बड़ी है पेपर से. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड मैं बिल्कुल भी प्रीलिम्स के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा. बिल्कुल मैं ऐसे बहुत गहराई में चला जाता हूं जिससे आपकी वीडियो भी लेंथी हो जाती है और आप तक पहुंच भी लेट से पाते हैं, शायद लग रहा है मुझे. तो डायरेक्ट पढ़ेंगे ना. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड. तो ये ब्लड कैसा होता है हमारा? स्लाइटली एल्कलिन, यानी हल्का क्षारीय होता है रक्त हमारा, और पीएच होती है रक्त की लगभग 7.4.
तो 0 से 7 के बीच में एसिड होता है, 7 से 14 के बीच में क्षारीय होता है, बेसिक होता है। तो 7.4 है इसकी पीएच, मतलब ये क्षारीय है अपने नेचर में। और रेड कलर होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। मैंने देखो बहुत पूरी कोशिश की है कि मैं डायरेक्ट प्रीलिम्स के हिसाब से बनाए, ये मेंस की स्टडी नोट्स यही रहेंगे, विस्तार हो जाएगा, बस अभी प्रीलिम्स के हिसाब से फोकस करना है, क्योंकि फैक्ट बहुत ज्यादा आते हैं, पेपर का लेवल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है आरपीएससी द्वारा। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है, पीएच 7.4 होती है। प्लाज्मा प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रक्त विस्कस होता है। हमारा रक्त बिल्कुल तरल नहीं है, विस्कस सा होता है, सेमी लिक्विड है, थोड़ा मतलब थोड़ा उसमें गाढ़ापन होता है हल्का सा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लाज्मा होता है। रक्त किससे मिलके बना है, जब समझ में आएगा प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रक्त का, ध्यान रखना। रक्त में मेनली दो ही चीजें पाई जाती हैं, पढ़ाऊंगा अभी। रक्त में दो चीजें हैं मेनली, प्लाज्मा और ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स कहें जो रक्त कोशिकाएं। देखो आप यहां नीचे लिखा भी है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में होता है प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं, और प्लाज्मा होता है लगभग 55% प्लाज्मा होता है, और रक्त कोशिकाएं होती है कितनी, लगभग 45%। तो प्लाज्मा का रोल बहुत बड़ा है। तो प्लाज्मा के कारण ही रक्त का संचरण होता है बॉडी में, ट्रांसपोर्टेशन हैपेंस ड्यू टू प्लाज्मा ओनली। ध्यान रखना, प्लाज्मा में 90% जल होता है, आगे आने वाला है। प्लाज्मा में रक्त में जो प्लाज्मा पाया जाता है उसमें 90% जल की मात्रा होती है, इसी कारण रक्त बह पा रहा है। रक्त कोशिकाएं हैं इसमें, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है, परंतु इनके कारण रक्त बहता नहीं है। ये हमारी बॉडी को इम्यून पावर देती हैं, हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा करती हैं, ब्लड वेसल्स हैं जो, ठीक है। और प्लाज्मा के कारण रक्त बह पाता है, ट्रांसपोर्ट हो पाता है, शरीर में प्रत्येक अंग तक पहुंच पाता है, ठीक है साहब। अगला देखो, प्लाज्मा के बारे में आ गया। प्लाज्मा इज द ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ ब्लड। रक्त का परिवहन माध्यम होता है प्लाज्मा। अब देखो ये कॉन्सेप्चुअल है, इससे ज्यादा कुछ भी अनिवार्य नहीं है। पहले हम डायरेक्ट पढ़ते थे ना, जैसे हमने नोट्स पढ़े सीधे, प्लाज्मा होता है, ये होता है, ये होता है, काम पढ़ लिए रक्त के। लेकिन क्वेश्चन डीप में आ जाए कि भाई रक्त बह कैसे पाता है, रक्त परिसंचरण कैसे करता है, हाउ इट सर्कुलेट्स इन द बॉडी, इन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो प्लाज्मा के कारण हो पाता है। फिर है विदाउट प्लाज्मा ब्लड सेल्स कैन नॉट सर्कुलेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लीवर। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण यकृत में होता है। जिगर, यकृत, लीवर, कुछ भी कह लीजिए आप, है जो कहते हैं जिगर, नॉर्मल भाषा में वो लीवर को ही कहते हैं, यकृत लीवर है, ठीक है। तो लीवर में बनता है प्लाज्मा प्रोटीन, ध्यान रखना है। क्वेश्चन आते हैं सीधे के सीधे। प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? प्लाज्मा, व्हाट प्लाज्मा कंटेन्स? प्लाज्मा कंटेन्स 90% ऑफ वाटर, 90% पानी होता है, और बाकी के 10% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। भाई यू मानो पानी और प्रोटीन का एक घोल है प्लाज्मा। प्रोटीन बताऊंगा, प्रोटीन भी बताऊंगा, जितना प्रयास रहेगा पूरा अपन एक एक पॉइंट देखेंगे। तो प्लाज्मा में प्रोटीन भी बताने वाला हूं। पहले देख लेते हैं प्रोटीन क्या क्या करती हैं। प्रोटीन बैलेंस बनाती है हमारी बॉडी का, इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखती हैं। जैसे हमारे छोटा मोटा कोई रोग हो जाए, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, तो शुरुआत में यदि हमारी इम्यून पावर अच्छी है, शुरू में मतलब बचपन में बहुत यदि हम ध्यान दें अपनी बॉडी पे, तो बचपन में ही बन जाती है इम्यून पावर। पूरे लगभग संपूर्ण इम्यूनिटी बचपन में ही क्रिएट हो जाती है। बाद में तो उसको हम बस या तो बैलेंस, या तो उसको बनाए रखते हैं या खराब कर लेते हैं, ठीक है ना। तो संतुलन बनाए रखता है प्रोटीन बॉडी का, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखते हैं। नॉर्मल हल्का कोई एंटीजन या बाहर का वायरस हम पे आक्रमण करेगा तो हमारी बॉडी अपने आप सही कर लेगी। आपने देखा होगा हमारे जब भी कोई वायरल होगा या हमारे कोई इन्फ्लुएंजा होगा, जुकाम, खांसी, तो हमें बुखार आता है, हमारा तापमान बढ़ता है। वो तापमान हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रही है अंदर से, ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर करे लड़ने के लिए बाह्य कारकों से, बाह्य प्रतिजनों से, ठीक है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है ये प्रोटीन जो प्लाज्मा में पाई जा रही हैं,
और न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट का मैनेजमेंट भी प्लाज्मा द्वारा किया जाता है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाई जा रही हैं। एंड मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच। हमने क्या पढ़ा था, हमारा जो ब्लड है, रक्त है, वो मेंटेन रखता है हमारा तापमान, और हमारी पीएच भी मेंटेन रखता है। परंतु रक्त में स्पेशली पूछ ले कि रक्त तो ओवरऑल कह दिया हमने मेंटेन करता है, पर रक्त में एग्जैक्टली कौन मेंटेन करता है, तो प्लाज्मा करता है। पीएच को मेंटेन रखेगा और तापमान को मेंटेन रखेगा। ठीक है, अगला, अब एक बार बार आपने पढ़ा होगा सीरम, सीरम भी आता है ब्लड में, एक सीरम भी कहीं पढ़ा होगा आपने, बहुत जगह पढ़ा होगा। परंतु सीरम है क्या, तो सीरम प्लाज्मा का ही पार्ट है। प्लाज्मा में से यदि थक्का बनाने वाले घटकों को हटा दें तो वो सीरम कहलाता है। सीरम टेक्निकल डेफिनेशन एक बार देख लो, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर्स। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है बच्चों, उसको यदि हटा दें, क्योंकि वो क्लॉटिंग कर पाती है, हमारे कट लग गया, हमारे वाउंड हो गया, घाव हो गया, तो थोड़ी देर बाद देखना वो घाव बढ़ जाएगा, क्लोटिंग हो जाएगी, ब्लड क्लोट हो गया, वहां पे एक खुरंड जम जाता है, अपने भाषा में बात करें, देशी भाषा में, कि भाई हाँ थक्का बन गया वो एक्चुअली। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर वाले प्रोटीन को हटा दें प्लाज्मा में से तो वो बचने वाला पदार्थ सीरम कहलाता है। तो सीरम इज द पार्ट ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का पार्ट है। प्लाज्मा में से घटा दीजिए, क्लोटिंग फैक्टर हटा दो तो सीरम बचा। इससे ज्यादा कोई पूछेगा कोई भी बोर्ड तो वो सबके लिए ही बहुत ही अजीब स्थिति होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब गहराई है ये मेरे हिसाब से। अब प्लाज्मा में 3 टाइप की प्रोटीन पाई जाती है बच्चों, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, जो अभी मैंने बताया था फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाई जाती है, क्योंकि रक्त का जब थक्का बनता है, जब हमारे कोई घाव लगा और उसके थक्का होगा, क्लोटिंग होगी, तो फाइब्रिनोजन का काम है वो। फाइब्रिनोजन क्या करता है, क्लोटिंग के समय फाइब्रिन में बदल जाता है और यहां पे क्लोटिंग के आसपास एक जाल सा बना लेता है, इतना नहीं जाएंगे गहराई में, और रक्त बहना बाहर हो जाता है, रक्त बहना बंद हो जाता है। भाई हमारी ब्लड वेसल्स कट जाती है हल्की सी, तभी रक्त बाहर आ पाता है। तो ऐसे बहता रहेगा तो खेल खत्म, क्यों ब्लड नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी शरीर को। ठीक है, तो देखो भाई, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, ये 3 टाइप की प्रोटीन पाई जाती हैं प्लाज्मा में। तो क्या क्या करती हैं ये भाई, एल्ब्यूमिन क्या करती है, प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ ब्लड इनटू टिश्यूज, रक्त को ऊतकों में जाने से रोकती है, कि रक्त को मेंटेन रखती है कि भाई तू ब्लड वेसल्स में घूम, यही तेरा घर है, यही रहना है तुझे, कोई विशेष परिस्थिति नहीं आए तो तू मूव नहीं कर सकता टिश्यू में, इसको बनाए रखती है एल्ब्यूमिन। एक प्रोटीन है, वो रक्त को ऊतकों में लीकेज होने से रोकती है। ऐसे लीक होगा तो फिर थक्का बन जाएगा। कई बार होता है ना, ब्लड के वो बन जाते हैं, क्या कहते हैं उनको, क्लॉट बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े गांठ बन जाती हैं, तो उनको बनाने, वो ना बने इसलिए ये अपने एक्शन में रहता है। कौन, एल्ब्यूमिन। ग्लोब्यूलिन, ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है, प्रतिरक्षा, एंटीबॉडी और एंटीजन पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, अभी पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे जब, तो एंटीबॉडी का काम है हमारी इम्यूनिटी पावर को बनाए रखना, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखना। ठीक है, उसका निर्माण ग्लोब्यूलिन करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है ये एंटीबॉडी। और लास्ट में फाइब्रिनोजन, ये रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। और देखो यहां लिखा भी हुआ, एक क्वेश्चन और बन गया स्पेशल, चोट लगने पर फाइब्रिन में बदल जाता है। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है बच्चों प्लाज्मा में पाई जाती है, जैसी चोट लगेगी तुरंत ये फाइब्रिन में बदल के ब्लड के यहां पे आ जाएगा, जहां कट लगा है, क्लॉटिंग कर देगा। ये फाइब्रिन से क्लॉटिंग होती है, फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है चोट लगने पर। ठीक है, जैसे कभी जभी गंगाधर शक्तिमान में बदल जाता है ना, देखा होगा आपने नाटक, क्योंकि जरूरत पड़ती है तभी बनता है, वरना वो गंगाधर बन के घूमता है। ठीक है, देखो भाई, ग्लोब्यूलिन फॉर्म एंटीबॉडी, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, फाइब्रिनोजन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग एंड कन्वर्ट्स इनटू फाइब्रिन ड्यूरिंग इंजरी, इंजरी के समय फाइब्रिन में बदल जाता है। जल्दी से देखिए आगे,
फिर है रेड ब्लड सेल्स। हमने प्लाज्मा पढ़ लिया भाई, प्लाज्मा में 3 टाइप की प्रोटीन थी। प्लाज्मा 55% हिस्सा बनाता है ब्लड का, और 45% होती है ब्लड सेल्स, ब्लड कोशिकाएं। उनमें 3 मेन कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटेलेट्स। पढ़ा होगा ना, डेंगू के समय या कोई ऐसा बीमारी होती है बुखार खतरनाक वाला, तो प्लेटेलेट्स डाउन हो गई, कहते हैं ना, पढ़ा होगा आपने, 100% देखा ही होगा। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पेसल्स, कुछ भी कह लीजिए, कोशिकाएं। इनका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स, राइट। इनका शेप कैसे होता है, बाइकॉनकेव। कैसा, बाइकॉनकेव। मैं वैसे समझा रहा हूं, एग्जैक्ट तो बहुत अलग होता है समझने के लिए। आपने 2 लेंस देखे होंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस और अवतल लेंस देखे होंगे आपने, बिल्कुल। तो ये इस शेप में होती है, मतलब धसी हुई होती है बीच के हिस्सों से। आरबीसी धसी हुई होती है बीच के हिस्सों से, मतलब धसा हुआ पार्ट होता है। बाइकॉनकेव लेंस वाली स्थिति है इसकी, बाइकॉनकेव डिस्क है ये, ठीक है। मोर सरफेस एरिया, इनकी सरफेस बाइकॉनकेव होने के कारण ज्यादा स्पेस मिल पाता है ब्लड वेसल्स को, ब्लड को ज्यादा हिस्सा मिल पाता है, ये अच्छे से काम कर पाती है। इतना नहीं आएगा, बस शेप याद कर लो, बाइकॉनकेव डिस्क होती है एक। दूसरा, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन ह्यूमन। हमारे बॉडी में, इंसान की बॉडी में जो आरबीसी मिलती है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, राइट। इससे क्या होगा, मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड जो सेल्स है ना, उनमें ही पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हम वैसे कहते हैं ना हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, पर्टिकुलरली पूछे तो आरबीसी में होता है, और न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी में, इसीलिए हीमोग्लोबिन ज्यादा स्पेस ले पाता है। उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज द ओनली फैक्टर फाउंड इन किस में, आरबीसी में या ब्लड में, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन के एटम को लेकर जाता है साथ में, इसीलिए हीमोग्लोबिन हमारे कम हो जाता है तो देख कहते हैं ना कि भाई हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो रोग हो जाते हैं, एनीमिया रोग हो जाता है, कमजोरी आ जाती है शरीर में। क्यों, सारा खेल ऑक्सीजन का है, श्वास कहते हैं प्राणवायु कहते हैं, जो आपने योग में पढ़ा होगा, सारा खेल ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन कम जाएगी शरीर में तो हम जीवंत नजर नहीं आएंगे, डल डल सा फील होगा, एनर्जी डाउन होगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, बहुत सारे, ये साइंस बता रही है, मैं नहीं हूं डॉक्टर, परंतु ये सब होता है अकॉर्डिंग टू द साइंस। तो हीमोग्लोबिन को ज्यादा मिलना चाहिए स्पेस, अच्छे से काम कर पाए, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो हीमोग्लोबिन ही करवाता है। तो हीमोग्लोबिन न्यूक्लियस की कमी के कारण मोर स्पेस टू हीमोग्लोबिन है। और इतना डिटेल कहीं नहीं पूछा कि भाई न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या होगा, इससे ज्यादा बाहर कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। कलर होता है लाल आरबीसी का ड्यू टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब इनके काउंट कितने हैं, कभी ना कभी सबने अपना सीबीसी कराया होगा, ब्लड टेस्ट होते हैं ना नॉर्मल, सीबीसी कहते हैं, सीबीसी करवा लो, चाहे बुखार हो, खांसी हो, जुकाम कुछ भी होता है तो सबसे पहले डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। इसको मतलब पूरे ब्लड काउंट को, जिसमें आरबीसी की गणना भी आती है, डब्ल्यूबीसी भी आती है और प्लेटलेट्स भी आती है, काउंट भी सब आते हैं। उससे ये पता चलता है कि भाई बढ़ रही है आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स या घट रही हैं, उनसे पता लगा पाते हैं वो, क्योंकि इनमें ही हमारी इम्यूनिटी पावर एग्जिस्ट करती है ब्लड में ही, ताकि पता लगेगा कि भैया इसके कोई दिक्कत है ज्यादा वाली। क्योंकि बॉडी हमारी कब ज्यादा बढ़ाएगी अपनी मात्रा आरबीसी की या डब्ल्यूबीसी की या प्लेटलेट्स की, जब रोग ज्यादा है अंदर, हमारे वायरस ज्यादा फैला हुआ है, हमारे कोई ऐसे बाह्य प्रतिजन घुस गए हैं जिनसे लड़ने के लिए हमारा बॉडी खुद अपना तैयार करती है, खुद अपने आप को नॉर्मल स्टेज में। जब तक हम इसकी साइकिल को नहीं बिगाड़ दें, बायोलॉजिकल साइकिल हमने बिगाड़ दी तो हमारे फिर हमें लेने पड़ते हैं टोटके, वैक्सीन, दवाइयां जब लेनी पड़ती हैं, वरना जनरली नॉर्मल अवस्था में हमारी बॉडी लड़ सकती है छोटे मोटे वायरसों से। काउंट कितने संख्या पाई जाती है इनकी, लगभग 4.5 से 5.5 मिलियन 1 माइक्रोलीटर में। सोचो आप, 1 माइक्रोलीटर में 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पाई जाती हैं, और इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है, ठीक है, लाइफ स्पैन अबाउट 120 डेज। निर्माण कहां बनती है ये, लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो। रट लेना, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, जो एसएससी और ऐसे छोटे एग्जामों में तो बहुत बार है।
तो रेड बोन मैरो में बनता है ये आरबीसी। और ये खत्म कहां होता है आरबीसी? देखो सेल से मरेंगी, हर सेल्स की एक लाइफ होती है, जिसने जन्म लिया उसकी एक निश्चित लाइफ होती है। तो यहां पे इनका विनाश स्थल भी है, मतलब ये नष्ट भी होती हैं, तो फिर नई आरबीसी बन जाती हैं, उन्हीं से नई बन जाती हैं। तो डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन एंड लीवर, फ्लो में कुछ भी निकल जाता है। स्प्लीन एंड लीवर, स्प्लीन किसे कहते हैं? प्लीहा, पढ़ा होगा आपने। आरबीसी का शमशान या कब्रगाह कहते हैं, कई बार क्वेश्चन घुमा के आता ना, आरबीसी का शमशान कौन सा है, तो वो है प्लीहा। ठीक है, स्प्लीन कहते हैं प्लीहा को, इधर नोट्स में इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाएगा। और यकृत, दोनों में नष्ट होती है। ठीक है, ये दो जगह है जहां नष्ट होंगी आरबीसी। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो इससे ज्यादा गहराई क्या ही पढ़ाएंगे, फिर भी मैंने ये यूज किया है कि भाई कुछ भी नहीं रह जाए। लौह का पुनः उपयोग, आरबीसी नष्ट हो गई एक निश्चित समय पाकर, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी था, तो क्या हीमोग्लोबिन में जो आयरन पाया जा रहा है क्या वो भी नष्ट हो गया? कतई नहीं। आरबीसी जब नष्ट होने जा रही है, उनकी लाइफ स्पैन पूरा हो गया, तो उनमें हीमोग्लोबिन में जो क्या था? आयरन था। आयरन को दोबारा हमारी बॉडी रिसाइकिल कर लेती है। कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि आयरन फ्रॉम ओल्ड आरबीसी इज रीयूज्ड। पुरानी लाल रक्त कणिकाओं में लौह तत्व को पुनः उपयोग में लाया जाता है। यानी हमने जो आयरन इनटेक किया है, और आयरन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो आयरन की टेबलेट दी जाती है। जब हमारी महिलाएं गर्भवती होती हैं तो ब्लड की कमी हो जाती है, क्योंकि अंदर पल रहे बच्चे को भी ब्लड चाहिए होता है, तब एनीमिया हो जाता है, तब आयरन की टेबलेट दी जाती है। 100% आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो लोहे का पुनः उपयोग हो जाता है जब आरबीसी नष्ट होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अलग है। अब है हीमोग्लोबिन। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, लौह युक्त श्वसन वर्णक। श्वसन में लाभदायक, श्वसन के लिए इंपॉर्टेंट है। लाभदायक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि लाभ क्या है, वो तो अनिवार्यता है। तो श्वसन में उपयुक्त तो होता है, और लौह होता है इसमें, लोहा। आयरन में, आयरन को लोहा कहते हैं। Fe इज द फॉर्मूला। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। मैंने बताया था पहले भी, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को साथ लेके जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस नहीं होता हमारे बॉडी में, तो हम हेल्प होती है हीमोग्लोबिन की कि ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करे। लो हीमोग्लोबिन कॉजेज एनीमिया, एनीमिया की कमी हो जाती है भाई, रक्ताल्पता, रक्त की कमी हो गई। अगला व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको कहते हैं ल्यूकोसाइट। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, इनको ल्यूकोसाइट। कलरलेस सेल्स विद न्यूक्लियस, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, इनमें न्यूक्लियस होता है, कलरलेस होती हैं। फ्यूअर देन आरबीसी, आरबीसी से कम होती है मात्रा में। और टाइप होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं इनके, भक्षक कोशिकाएं, लसिका कोशिकाएं। इंग्लिश में फैगोसाइट्स, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का नाम सुना होगा। लिम्फ प्रणाली हमारी इम्यून पावर के एक मेन फैक्टर है बनाने में। इम्यून पावर को, हमारी जो लसिका तंत्र होता है ना, वो इम्यून पावर का गढ़ है, यो मान लो बॉडी में। ठीक है, फिगोसाइट्स और लिम्फोसाइट, देखो यहां लिखा भी है। फिगोसाइट डिस्ट्रॉय करती है जर्म को, भक्षक कोशिकाएं नष्ट करती हैं, और लसिका कोशिकाएं हमारी इम्यून पावर को बनाती है। प्रतिरक्षा जो प्रणाली हमारी, जो इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडी जो बनती है शरीर में, जब भी हमारे कोई प्रतिजन या बाह्य कारक आएगा, वायरस हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, बहुत सारे हैं, प्रोटोजोआ हो सकता है, जिनसे हमारे रोग होते हैं, बहुत टाइप के बुखार, खांसी, जुकाम या अन्य कोई बीमारी, उनके प्रति हमारी बॉडी क्या बनाती है? उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती है। और वो एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट करती है, जो कि डब्ल्यूबीसी में पाई जाती है। तो डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंटली। अगला, इसके काम क्या है डब्ल्यूबीसी के? प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज, शरीर को रोगों से बचाती है डब्ल्यूबीसी, और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इनका जीवन काल लगभग 13 से 20 दिन होता है, देखो कम होता है ना। और संख्या लगभग कितनी है? 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर। ठीक है, याद रखना है। ये यदि ज्यादा बढ़ रही है, मतलब हमारे इन्फेक्शन ज्यादा हो रखा है बॉडी में।
इसीलिए सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। तीसरा है प्लेटेलेट्स। प्लेटेलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट इज आरबीसी, ल्यूकोसाइट इज डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटेलेट्स इज थ्रोम्बोसाइट होती है भैया। वेरी स्मॉल सेल फ्रेगमेंट, बहुत छोटे कोशिकीय खंड होते हैं, नाभिक नहीं होता। आरबीसी और इसमें नाभिक नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में नाभिक होता है। नाभिक माने न्यूक्लियस। जब आप सेल्स को पढ़ेंगे बायोलॉजी में तब पता लगेगा केंद्रक होता है। जैसे हमने एटम पढ़ा था केमिस्ट्री में कुछ दिन पहले, उसमें न्यूक्लियस होता है, ऐसी सेल्स में भी न्यूक्लियस होता है, कोशिकाओं में भी केंद्रक होता है, इसमें नहीं होता। फंक्शन क्या क्या है भाई, काम क्या क्या है? ब्लड क्लोटिंग में ये हेल्प करती है प्लेटेलेट्स, जो देखो मिला जुला काम सबका है। फाइब्रिनोजन पाया जा रहा था प्लाज्मा में, जब इंजरी हो रही है तो फाइब्रिन में बदल जाता है, तो प्लेटेलेट्स भी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं अकेला आरबीसी में से ही आ रहा है, प्लाज्मा में से ही आ रहा है। ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। स्टॉप ब्लड ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंजरी, चोट लगने पे रक्त स्राव को सबसे पहले ये रोकती है, फिर फाइब्रिनोजन आता है भाई बना तक का, पहले ये रोकेंगी, है ना। जीवन काल लगभग 5 से 10 दिन होता है इनका, प्लेटेलेट्स का, और संख्या कितनी है? 1.5 से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होती है इनकी। 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर, एक माइक्रोलीटर में 1.5 से 4.5 लाख पाई जाती है। और रक्त के कार्य पढ़ लेते हैं। अब हो गए हमारे, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटेलेट्स हो गई, एंड क्या प्लाज्मा के बारे में बता दिया। 3 उसकी जो एल्यूबिमिन, ग्लोबिलिन और फाइब्रिनोजन, तीनों प्रोटीन बता दी मैंने। इतना कहीं नहीं होता है, उसमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, परंतु गलती से आ जाए तो हमें याद रहेगा हमने कुछ सुना था, दैट्स इट। अब है फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के काम, पहला काम है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। तो परिवहन क्या क्या करता है? ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन। ऑक्सीजन अंदर पहुंचाएंगे ऑर्गन्स तक, और वहां से जो CO2 बनी उसको बाहर निकालने का काम ब्लड करता है, पहला काम। दूसरा, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी में, पोषक तत्व, उनका ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड करता है, पोषक तत्वों का परिवहन। तीसरा, हार्मोन का परिवहन। हमारे बॉडी में जितने हार्मोन है, बहुत सारे हार्मोन बनते हैं, आपने पढ़ा होगा। पिट्यूटरी अलग निकालती है, और हमारे जो पैनक्रियाज अलग बनाता है, लीवर अलग बनाता है, बहुत सारे हार्मोन आपने पढ़े होंगे, एड्रीनलिन से लेके बहुत सारे, एड्रीनलिन, टेस्टोस्टेरोन और बहुत सारे हार्मोन है हमारे बॉडी में, ठीक है। थायराइड हार्मोन है, TSH जो आपने जांच करवाई हो कभी। हार्मोन का परिवहन करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन किया जाता है इनसे, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों का, जो हमारी बॉडी बाई प्रोडक्ट निकालती है बाद में, सफाई के बाद। CO2 भी एक अपशिष्ट पदार्थ है, ध्यान रखना। CO2 बाहर निकल रही है, माध्यम अलग है। ऐसे हमारी मेन, हमारा एक्सक्रेटरी जो ऑर्गन है वो कौन सा? किडनी है, किडनी में होती है सफाई। मतलब जब आएंगे जब ही बताएंगे, वरना अभी गोच मोच हो जाएगा, राइट। तो ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन, पोषक तत्वों का परिवहन, हार्मोन का परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन होता है। और ये भी इंग्लिश में सब लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन करता है हमारा, हमारे शरीर की प्रोटेक्शन भी रक्त करता है। कैसे? WBC संक्रमण से लड़ती हैं, और प्लेटेलेट्स रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करती हैं। तो ब्लड की सुरक्षा भी कर रहा है, ब्लड है जो बॉडी की सुरक्षा भी कर रहा है। उसके बाद है रेगुलेशन, नियमन करता है, कुछ चीजों को रेगुलेट करता है ब्लड। किसका? शरीर के तापमान को रेगुलेट करता है, बनाए रखता है भाई, शरीर का तापमान ना बढ़े ना घटे। फिर तीसरा, pH को मेंटेन रखता है, और जल संतुलन को बनाए रखता है, ठीक है। चलें आगे, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड में यही था, ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड, तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 55% है, रक्त कोशिकाएं 45% है। जो प्लाज्मा है उसमें 90% जल है, उसके अलावा प्रोटीन्स पाई जाती है 3 प्रकार की। फिर आरबीसी पढ़ी, WBC, प्लेटेलेट्स पढ़ा, और ब्लड के काम पढ़े, ठीक है। चलें, अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सीधा क्वेश्चन कहीं ना कहीं RAS में हर बार सा आया है, अच्छे से आया है, ठीक है। तो देखो ब्लड ग्रुप, तो हमारे शरीर में दो प्रकार के प्रोटीन पाई जाती है। एक तो एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होता है। ध्यान से सुनना, बहुत सरल है, जैसा है ऐसा लोगे तो सरल आएगा, समझ में आएगा। जब हम ज्यादा सोचेंगे तो हमारी चीजें इधर उधर हो जाएंगी, है ना, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी कॉन्सेप्ट की, बहुत सरल तरीके से। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है देख लो पहले।
ब्लड ग्रुप्स आर बेस्ड ऑन एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। हमारी आरबीसी में 4 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। कौन कौन से? एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी। ठीक है, ए बी एक प्रकार का ही है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लास्ट में यहां पे ब्लड ग्रुप ओ में नील दिखाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया मैंने ही खुद ने। एंटीजन एक्चुअली 2 ही प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ये तो ब्लड ग्रुप में अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। हमारे शरीर में 2 ही प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, 4 नहीं पाए जाते। 4 मैंने ब्लड ग्रुप को ध्यान में रख के बता दिया, वो मैं अभी समझा दूंगा। तो एंटीजन 2 ही प्रकार के हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। ए बी तो जब एक साथ पाए जाएंगे ना, जब एंटीजन ए बी बनेगा, वरना 2 ही प्रकार के एंटीजन होते हैं, इतना याद कर लो। और 2 ही प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है शरीर में। ये तो हो गए एंटीजन 2 प्रकार के। ठीक है, और एंटीबॉडी भी 2 प्रकार की पाई जाती है, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंटीबॉडी। ठीक है, इतना याद रख लो बस। एंटीजन कैपिटल ए, एंटीजन कैपिटल बी, एंटीबॉडी स्मॉल ए, स्मॉल बी। अब हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो एंटीजन ही निर्धारित करते हैं। हमारे शरीर में जो एंटीजन पाए जा रहे हैं वही निर्धारित करेंगे कि ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए, किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो क्लियर कट पता होना चाहिए एंटीजन ए पाया जाता है। किसी का बी है तो समझो एंटीजन बी पाया जा रहा है। जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी होता है ना, बहुत ही मतलब रेयर होता है वो, ए बी जो होता है उसमें दोनों है, एंटीजन ए बी और एंटीजन बी भी है। अब चौथा ओ ब्लड ग्रुप जो सबसे ज्यादा पाया जाता है लोगों में। तो ओ ब्लड ग्रुप में फिर क्या है भाई? ओ एंटीजन है क्या? नहीं। ओ का मतलब 0 समझ लो आप, कि कुछ भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन। ठीक है, अब देखो आप जो, तो ब्लड ग्रुप्स आर बेस्ड ऑन एंटीजन। बेस्ड ऑन एंटीजन का मतलब है एंटीजन के कारण ही ब्लड ग्रुप बन रहा है और वही उसका नाम है। रक्त आदान के समय प्रतिजन संगतता का निर्धारण करते हैं। एंटीजन डिसाइड्स कॉम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किसी में ब्लड चढ़ेगा तो यह निर्धारण कौन करता है? ब्लड एंटीजन डिसाइड करते हैं भाई कौन सा ब्लड ग्रुप लेगा। ए वाला कौन सा ब्लड ग्रुप ले सकता है, बी वाला कौन सा, ए बी कौन सा, ओ कौन सा लेना। मतलब जब ब्लड चढ़ाते हैं ना, कई बार ब्लड की कमी हो जाती है किसी दुर्घटना के कारण या किसी अन्य कारण से, तब ब्लड चढ़ाया जाता है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। उस समय चेक किया जाता है कि किसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, वरना ऐसे ही कोई किसी को ब्लड देके आएगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, देखिए, डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप का निर्धारण कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था, याद रखना, कार्ल लैंडस्टीनर। ये समझ में आ गया। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं बॉडी में, कैपिटल ए, कैपिटल बी, बड़ा ए, बड़ा बी। एंटीबॉडी 2 प्रकार की, छोटा ए, छोटा बी। और ब्लड ग्रुप का नाम एंटीजन के ऊपर होता है। अभी हम देखेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। एंटीजन क्या है? ऐसा प्रोटीन है जो आरबीसी में मिलता है। और एंटीबॉडी क्या है? जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट। इतनी जाने की जरूरत नहीं है, मैंने कहीं कोई क्लास नहीं देखी जिसमें ये इतना गहराई में बता रहे हैं कि प्लाज्मा में मिलता है ये प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। क्यों? जरूरत नहीं होती, सच में नहीं होती है। बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं लोग, पर थोड़ा सा इसलिए कि पेपर बहुत प्रकृति अजीब आ रही है तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। एंटीजन आरबीसी में मिलते हैं, एंटीबॉडी प्लाज्मा में मिलते हैं। जो ये एंटीबॉडी ब्लड में मिलेंगी अभी, छोटा ए, छोटा बी। ठीक है, अब देखो आप जो, अब 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं इनके आधार पे, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो एंटीजन कौन कौन से हैं? ए में ए मिलेगा, बी में बी एंटीजन। एंटीजन ही डिसाइड कर रहा है ब्लड ग्रुप, इसीलिए ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और ए बी वाले में दोनों मिलेंगे, ए कॉमा बी। और ओ में कुछ भी नहीं, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ओ मतलब 0, नील। समझ में आ गया? बहुत सरल है, जैसा है ऐसा ही लेना है। अब इसका उल्टा कर दो आप, यदि किसी में, कहां बताऊं, ये ब्लड ग्रुप, ये एंटीजन, ये एंटीबॉडी। ठीक है, अब ध्यान रखना, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ए में एंटीजन ए है तो ए तो 100% होगा। बी में एंटीजन बी 100% होगा। ए बी, ए कॉमा बी, ए बी नाम का कोई एंटीजन नहीं होता, ए कॉमा बी दोनों पाए जा रहे हैं, इसीलिए उसका नाम ए बी हो गया। और लास्ट में ओ,
ओ में नील, नथिंग, कोई भी एंटीजन नहीं है। एंटीबॉडी उल्टी हो जाएगी, इतना याद कर लो बस। और एंटीबॉडी दो प्रकार की होती है, स्मॉल ए स्मॉल बी, और एंटीजन बड़े, बड़ा ए बड़ा बी, इतना रट लो। ए यदि एंटीजन है किसी ब्लड ग्रुप में तो एंटीबॉडी इसका उल्टा कर दो, बी छोटा बी, बड़ा बी होता नहीं है एंटीबॉडी। और बी कैपिटल बी में यहां बी आ रहा है तो यहां छोटा ए, और ए बी, अब समझने की बात है, ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, ध्यान रखना, नील, नील एंटीबॉडी। और ओ में नील एंटीजन है तो दोनों एंटीबॉडी आ जाएंगी, ऐसे है ये, सिंपल, बहुत सरल है। देख लो टेबल में दोबारा यही लिखा होगा, देख लो, ए बी में नील है एंटीबॉडी और ओ में दोनों आ गई, क्योंकि यहां नील एंटीजन है, यानी सेम टाइप के एंटीजन और एंटीबॉडी एक ब्लड ग्रुप में नहीं मिलेंगे। दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फॉर ब्लड ग्रुप, राइट। अब देखो, ए वाला जो ब्लड ग्रुप है वो उसके डोनर ग्रुप कौन से होंगे? ए वाला ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, बी वाला बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ए बी सभी से ले सकता है भाई। कारण क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी कोई नहीं है तो वो सबसे ले लेगा, ये है इसका फंडा। क्योंकि ओ में कोई, सॉरी, ए बी में एक भी एंटीबॉडी नहीं है तो सभी से ले सकता है ये, और ओ केवल ओ से ले सकता है, परंतु ओ सबको दे सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अब है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ब्लड ग्रुप ओ, क्योंकि ये नो एंटीजन, इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंटीजन और एंटीबॉडी जब विपरीत एक जैसी एंटीजन एंटीबॉडी मिलेंगी ना तो कोगुलेशन हो जाता है, ठीक है, थक्का बन जाता है, गुच्छा बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, इसीलिए वो बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। ये इतना सा समझ लो, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है डिटेल में। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ है, नो एंटीजन के कारण सेफ है सभी के लिए। क्वेश्चन आए क्यों ओ यूनिवर्सल डोनर क्यों है, सभी को देता कैसे, सार्वत्रिक दाता कैसे है ये? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। दूसरा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप ए बी, ये सभी से ले कैसे सकता है? क्योंकि इसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं होता, सभी रक्त समूह से रक्त ग्रहण कर सकता है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ये कारण है, नो एंटीबॉडीज। ठीक है, अब जल्दी से एक और टॉपिक पढ़ेंगे इसी के अंदर। अब हमने डायरेक्ट पढ़ा ए बी ओ, परंतु क्या और भी कोई फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है ब्लड ग्रुप को? आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि ओ ब्लड ग्रुप है या ए ब्लड ग्रुप है, आपने सुना होगा ए प्लस ब्लड ग्रुप है, या ए माइनस ब्लड ग्रुप है, या ए बी माइनस ब्लड ग्रुप है, या ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ऐसे सुना होगा आपने। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या चीज होती है? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया, बस खत्म होने वाला है। तो RH फैक्टर एक अनादर टाइप का एंटीजन होता है। एक रीसस नाम के बंदर पर खोज करी गई, आविष्कार किया गया, या कहें उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। रीसस नाम का एक बंदर था, उसमें ये स्पेशल प्रोटीन पाई गई RH नाम की, तब ये हमने सभी में मनुष्यों में चेक करी तो वहां भी पाई जाती है। ठीक है, ये हेल्प करती है बहुत चीजों में। देख लो, RH फैक्टर इज अनादर एंटीजन ऑन RBC नेम्ड आफ्टर रीसस मंकी, रीसस नाम के बंदर पे RBC में ही पाई जाते हैं सारे एंटीजन, ए बी दोनों वहीं पाए जा रहे थे, और RH वाला फैक्टर भी RBC में ही पाया जाता है। तो ये एक होता है RH प्लस और एक होता है बच्चों RH माइनस। तो RH पॉजिटिव क्या है? जिसमें एंटीजन पाया जा रहा है। तो माइनस क्या है? जिसमें माइनस पाया जा रहा है? नहीं, जिसमें पाया जा रहा है ये RH नाम का फैक्टर, उसको पॉजिटिव बोल देते हैं, और जिसमें ये RH फैक्टर नहीं मिलता है उसको माइनस लगा देते हैं। माइनस वाला कुछ होता नहीं है, RH माइनस कुछ नहीं होता, RH ही होता है केवल। जिसमें RH पाया जा रहा है उसमें पॉजिटिव लगा देते हैं, जिसमें RH नहीं पाया जाता उसको नेगेटिव कह देते हैं। ध्यान से, RH एंटीजन प्रेजेंट इन RH पॉजिटिव, मेजोरिटी ऑफ पीपल आर RH पॉजिटिव, ज्यादातर दुनिया में मेजोरिटी RH पॉजिटिव वालों की, ये यानी एंटीजन पाए जाते हैं RH, और बहुत कम लोग हैं जिनमें एंटीजन ये RH वाला नहीं पाया जाता है। ठीक है, RH नेगेटिव मतलब नो एंटीजन एब्सेंट, नो एंटीजन प्रेजेंट, यानी RH एंटीजन एब्सेंट।
RH एंटीबॉडीज फॉर्म ओनली आफ्टर एक्सपोजर। यदि RH नेगेटिव वाला कोई है और उसमें गलती से RH पॉजिटिव यानी RH जिसमें है वो ब्लड चला गया तो उसमें एंटीबॉडी बन जाएंगी RH के खिलाफ। ध्यान रखना, ये नुकसानदेह भी हो सकता है, वो मैं बताने वाला हूं। इसीलिए देख के RH वाला प्लस माइनस देख कर ही ब्लड डोनेट किया जाता है। तो देखो आप, RH माइनस पर्सन शुड रिसीव ओनली RH माइनस ब्लड और RH पॉजिटिव कैन रिसीव फ्रॉम बोथ RH प्लस और माइनस। भाई जिसके अंदर RH है वो तो किसी से ले ले, क्या फर्क पड़ेगा, कि उसके अंदर तो पहले से ही एंटीजन है। लेकिन माइनस वाला यदि प्लस वाले से ले लेगा तो अगली बार उसमें RH पॉजिटिव एंटीबॉडी बन जाएंगी। अभी उसका एक खतरनाक उदाहरण देखेंगे तब समझ में आएगा। प्रीलिम्स के हिसाब से बता रहा हूं, नहीं मेंस में तो यही अपने आप में 2-3 घंटे का टॉपिक है। ठीक है, हमें टाइम बचाना है। अब देखो, एक घटना होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। नाम बड़ा है पर याद करो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये कब होता है देख लेते हैं। नवजात शिशु में होने वाला एक विकार है, माता और भ्रूण के बीच RH असंगतता के कारण होता है। एक माता गर्भवती है, उनके पेट में बच्चा है, मां का ब्लड ग्रुप और उस बच्चे का ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो जाता है, उनमें असंगतता आ जाती है RH फैक्टर में, तब ये घटना घटती है। दुर्घटना ही कहिए, इससे घटना नहीं है ये, क्योंकि इससे नुकसान हो सकते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इसमें क्या होता है, जब एक मां RH नेगेटिव फैक्टर वाली होती है, कि उनमें मान लो AB नेगेटिव है, ऐसे माइनस फैक्टर है, मतलब RH माइनस है, मतलब उनमें RH फैक्टर है ही नहीं है, माता में RH प्रतिजन है ही नहीं है। और जो पिता है, माता और पिता दो होते हैं, तो माता में RH नेगेटिव है और पिता में RH पॉजिटिव है, तब ये घटना घटती है। देखो आप, मदर इज RH नेगेटिव, ये कंपलसरी है, मां RH नेगेटिव होगी तभी बनता है RH एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिस, तभी होती है घटना। मां RH नेगेटिव है, फादर इज RH पॉजिटिव, तो बच्चा RH पॉजिटिव हो जाता है। अब बच्चा RH पॉजिटिव हो गया, ध्यान रखना, बच्चा RH पॉजिटिव हो गया, पहली डिलीवरी है, मतलब पहला प्रसव है, ये इंपॉर्टेंट है, पहला प्रसव है, मां नेगेटिव पिता पॉजिटिव, बच्चा बनेगा RH पॉजिटिव, पॉजिटिव बन गया। अब उस बच्चे की तो डिलीवरी हो गई सामान्य तौर पे, कई बार दिक्कत आती है पर नॉर्मली हो गई हो मान लो। अब लेकिन क्या होगा, मां के अंदर RH पॉजिटिव नाम का एंटीजन था कुछ दिन के लिए, 9 महीने के लिए मां के गर्भ में RH पॉजिटिव वाला बच्चा था, और हमारी बॉडी ये समझेगी कि क्योंकि वो बच्चा जो है, बॉडी को पता है ये इनका पार्ट नहीं है बॉडी का, क्योंकि वो निकल गया बच्चा प्रसव के बाद, तो बॉडी में अंदर मां की बॉडी में फिर क्या हुआ, मां RH नेगेटिव है परंतु बच्चा RH पॉजिटिव था, बना हुआ, मतलब बना हुआ ब्लड उसका RH पॉजिटिव था। फिर क्या हुआ, जैसे ही बच्चा डिलीवरी हो गई तो अंदर RH पॉजिटिव के खिलाफ हमारे मां की बॉडी में एंटीबॉडी पैदा हो गई। कैसे समझाऊं, बहुत अजीब है। RH नेगेटिव RH पॉजिटिव, मदर फादर, ठीक है, ये है। अब जो बनने वाला, मतलब उनका जो संतान है, नवजात है, नवजात शिशु, नवजात शिशु होगा RH पॉजिटिव। अब क्या होगा, फर्स्ट डिलीवरी हो गई, इससे फर्स्ट डिलीवरी हो गई आराम से, परंतु जो मां के जो बॉडी में जो ब्लड है उसको पता लगा कि यार कुछ ना कुछ हमारे खिलाफ आया है। क्यों, मां नेगेटिव थी, मां में कोई एंटीजन नहीं था RH का, लेकिन बच्चा था, बच्चा तो ये निकल गया, लेकिन इसके बाद उनके ब्लड में, माताजी के ब्लड में इसके खिलाफ, RH पॉजिटिव के खिलाफ RH एंटीबॉडी निर्मित हो गई। भाई RH एंटीबॉडी निर्मित हो गई हमेशा के लिए। अब क्या हुआ, जब सेकंड बच्चा हुआ, फर्स्ट तो चलो हो गया जैसे तैसे, सेकंड बच्चा जब होगा तो पहले से ही RH एंटीबॉडी है, तो क्या होगा, वही माता पिता वही है, माइनस प्लस वाले, तो दोबारा बच्चा RH पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, ये एंटीबॉडी पहले से ही तैयार है लड़ाई करने के लिए, बच्चे को मार देंगी एंटीबॉडी। क्यों, माता में था,
बुरी संभावना निर्मित हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि RH एंटीबॉडी निर्मित होगी माताजी की बॉडी में। सेकंड बच्चा जब होगा गर्भ में तो उसको वो मार देंगी RH एंटीबॉडी। क्यों? बच्चे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होने वाला है सेकंड का, तो ये नुकसानदेह। ये होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस, जितना मैं समझा पाया, वरना बहुत ज्यादा है ये, पर इतना ही समझ लो जितना समझ में आ रहा है आपके। ठीक है, कब होता है ये बता दिया, माता RH नेगेटिव, पिता RH पॉजिटिव। ठीक है, अब समस्या क्या होती है? प्रसव या गर्भपात के दौरान भ्रूण की लाल रक्त कणिकाएं माता के रक्त में प्रवेश कर जाती हैं, माता के शरीर में RH के विरुद्ध प्रतिरक्षी बन जाते हैं। देखो ये रहा, और अगली गर्भावस्था में ये प्लेसेंटा को पार कर जाते हैं और लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देते हैं। देखो ये रहे, अगली गर्भावस्था में ये पहुंच जाएंगे प्रतिरक्षी। पहले तो उनको पता नहीं था ना, अब पता लग गया कि भैया कोई हमारे एंटीजन आ रहा है RH नाम का दोबारा, वो तैयार है एंटीबॉडी, क्यों? माता हमारे स्थायी नहीं। हाँ, लास्ट इफेक्ट्स ऑन फीटस। फीटस पे इफेक्ट क्या होंगे उसके? गंभीर रक्त अल्पता, ब्लड की बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी, क्योंकि एंटीबॉडी लड़ रही है अब उससे, सेकंड बेबी से लड़ रही है वो एंटीबॉडी, तो रक्त की कमी आ जाएगी। और पीलिया हो जाएगा, यकृत और पीलिया का बढ़ जाएगा, उपचार ना होने पर घातक हो सकता है, मतलब बहुत दिक्कत हो जाएंगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, क्योंकि उस पर हमला कर रही है एंटीबॉडी लगातार। और पहला बच्चा सुरक्षित होता है, क्यों? प्रतिरक्षी पहले प्रसव के बाद बनेंगे, पहली डिलीवरी के बाद बनेंगे वो, इसलिए पहला RH धनात्मक शिशु सामान्यतः प्रभावित नहीं होता। रोकथाम क्या है? RH नेगेटिव माता को एंटी RH प्रतिरक्षी, एंटी RH एंटीबॉडी दी जाती है मां को। कब? पहले प्रसव के बाद, और आवश्यकता होती है तो गर्भावस्था के दौरान दी जाती है। इससे माता के शरीर में जो एंटीबॉडी बन रही है वो रुक जाती हैं। ठीक है, तो पहले कई बार बच्चे मरे हुए पैदा होते थे, उसमें ये बहुत बड़ा कारक हो सकता है, क्योंकि पहले इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, आज बहुत सुविधाएं, सब पता लग जाता है। ठीक है, जल्दी किया थोड़ा मैंने, परंतु बहुत था ये, 3 दिन की क्लास चलती है इसकी, परंतु ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से था, डायरेक्ट टॉपिक भी नहीं है, परंतु डेली लाइफ का हिस्सा है बच्चों। ठीक है, फिर भी कोई कमी रह जाती हो, मैं उसके लिए मतलब तैयार हूं। आप बताएंगे तो सर कि ये कर सकते हैं, ये घटा सकते हैं, ये ज्यादा है, ये कम है, आई एम ऑलवेज ओपन। ठीक है, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।